Hi, this is Imara and this is my show, Pure History. आज का शो मैं इतिहास पे बनाने जा रही हूँ। इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा इतिहास अपनी बातों को दोहराता है और ये रिपीट ज़रूर होता है। जैसे लोग फैशन के बारे में बोलते हैं कि फैशन रिपीट होता है, बट इतिहास तो हमेशा ही रिपीट होता है। आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारे बहुत बड़े इंसान के बारे में। इनको भगवान बनाया गया, पर इन्होंने भगवान बनने से मना कर दिया। इन्हें महात्मा बोला गया, इन्होंने महात्मा बोलने से भी मना कर दिया गया। इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। इंसान होना कोई मामूली बात नहीं है, इंसान होना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो इंसान, जो देवता है या दानव है, और जो इंसान है, वो सबसे बड़ी बात है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं कि धर्म क्या है, व्हाट इज़ रिलीजन। तो लोगों के बहुत ही डिमांड पे आज जिड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में मैं 2 टॉपिक लेकर के आई हूँ कि इनके जो क्वेश्चन आंसर थे। इसके पहले मैंने बताया था कि जब महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो रही थी, यानी जब वो महापरिनिर्वाण की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था माइत्रेय माइत्रेय माइत्रेय, यानी कि मैं वापस आऊँगा, मैं पुनर्जन्म लेकर आऊँगा और एक अच्छे इंसान के शरीर में मैं जन्म लेकर के आऊँगा। ये बात बहुत से लोगों के दिमाग में घुस गई थी और लोगों के दिमाग में ये था कि ये ज़रूर ऐसा कुछ होगा। तो मैं बता दूं कि एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी दुनिया में, और ये रिसर्च कर रही थी कि गौतम बुद्ध की आत्मा किसी न किसी के शरीर में ज़रूर आएगी और मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। पूरी दुनिया में उन्होंने ढूंढा, पर वो इंडिया आए, और इंडिया तो महात्माओं की कंट्री है, लोगों की कंट्री है। यहाँ तो आपको हर जगह भगवान ही भगवान मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने यहाँ जिड्डू कृष्णमूर्ति को ढूंढा और उन्हें गौतम बुद्ध के ऑप्शनल के रूप में रखा। हॉलैंड में एक बहुत बड़ा शो हुआ था जिसके अंदर ऑन द स्पॉट 6000 लोग आए थे जिड्डू कृष्णमूर्ति को अपना गुरु मानने और उनका शिष्य बनने। उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी ये कि जैसे आज के फॉलोवर्स होते हैं कि इतने मिलियंस और इतने लाख करोड़ होते हैं, उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। 6000 फॉलोवर्स उनके बनने आए थे, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ, ना मेरे अंदर गौतम बुद्ध की आत्मा है, मैं तो एक इंसान हूँ। तो इनके बहुत सारे शो हुए हैं, बहुत जगह पे इनके शो हुए, इनके क्वेश्चन आंसर सेशन हुए। इन्हीं की किताब है फर्स्ट फ्रीडम एंड द लास्ट फ्रीडम, जिसके अंदर इनके क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो लोगों ने इनसे क्वेश्चन की और इन्होंने जवाब दिया था। और ये वीडियो मैं बहुत लोगों के डिमांड पे बना रही हूँ। मुझे बहुत लोगों का कॉल आया और उन्होंने कहा है कि मैडम आप इसका 3rd पार्ट या 4th पार्ट ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये क्वेश्चन आंसर क्या है, जिड्डू कृष्णमूर्ति ने क्या बोला है। तो ये भी बहुत बड़ा है, इसको भी मैं 2 पार्ट में बनाने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है जो उनसे लोगों ने पूछा, उनका पहला क्वेश्चन है कि आप, उन्होंने कहा कि यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ। आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट, यानी उनका क्वेश्चन पहला है कि प्रेसिडेंट यानी अभूतपूर्व, यानी ऐसी बातें जो पहले कभी नहीं हुई, वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि पहले ज़माने में 2 चीज़ें थी, एक अच्छा एक बुरा, यानी एक देवता एक दानव। और लोग जानते थे ये गलत है और ये सही है, पर आज के ज़माने में हर बुराई को जस्टिफिकेशन करके अच्छा बना दिया गया। यानी आज किसी को भी मालूम ही नहीं है कि अच्छा है और बुरा क्या है। यानी पहले ज़माने के लोग कम से कम ये जानते थे। तो आप किससे फाइटिंग कर रहे हैं, अच्छाई से कर रहे हैं या बुराई से कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आजकल तो हर बुरी चीज़ को जस्टिफाई किया गया है कि मैंने तो ये मजबूरी में किया, मेरी ये मजबूरी थी, ये तो जानबूझ के नहीं किया मैंने। तो बात यही है, इन्होंने कहा कि हर बुराई का आज लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने ये गलत काम किया तो क्यों किया, इसलिए मैं बेकसूर हूँ। पर इनका कहना था
ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इनका दूसरा क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि नेशनलिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, राष्ट्रवाद क्या है? तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि राष्ट्रवाद एक स्लो पॉइजन है। ये राष्ट्रवाद के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। राष्ट्रवाद जो है इंसान के हर जगह एक बाउंड्री खींचती है, उसके दिमाग में बाउंड्री खींचती है, उसके दिल में बाउंड्री होती है, उसकी आंखों में होती है और उसके कंट्रीज़ में होती है। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे इंसान के नसों में चला जाता है और वो हर वक्त उस दर्द से गुज़रता है नेशनलिज्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। राष्ट्रवाद के नाम पर इसलिए दुनिया में कभी शांति नहीं रहेगी। जब तक ये राष्ट्रवाद रहेगा लोगों में शांति नहीं रहेगी, लोग इसी के नाम पर भी लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को मारते रहेंगे कि ये राष्ट्रवाद क्या है। तो इनका कहना था, मेरे ख्याल से, यानी जिड्डू कृष्णमूर्ति ने कहा, ये गलत है। वाई स्पिरिचुअल, ये तीसरा क्वेश्चन है उनका कि भाई एनलाइटमेंट स्पिरिचुअल क्या है? आप कहते हैं कि गुरु अननेसेसरी है। इनका कहना था कि गुरु जो है इंसान के शिक्षा में हर चीज़ में रुकावट है। सरप्राइज़, आप लोगों को लगेगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसानों की बातें कर रहे हैं। इनका कहना था कि आप गुरु खुद बनो। गौतम बुद्ध का भी यही कहना था कि आपकी आत्मा, आपके अंदर, यानी आपकी जो चीज़ें हैं, अच्छाई या बुराई, आप कैसे हो ये आप खुद बाखूबी जानते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं जान सकता। इसलिए अपने गुरु खुद बनो कि आप कैसे हो। आप खुद ब खुद हर चीज़ का रास्ता ढूंढ लो, नहीं तो आप हर छोटी और बड़ी चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे और आप हर चीज़ों के लिए दूसरे से आप सवाल जवाब करेंगे कि भाई इसका क्या करूं, मैं अब क्या करूं और अब मैं क्या ना करूं। तो इनका कहना था जो गुरु है वो सही नहीं है, आप अपने गुरु खुद बने। नॉलेज इज़ एनिमी। अब नॉलेज के बारे में उन्होंने बताया। इनके कहने का मतलब था कि जब आप किसी भी चीज़ से मिलते हैं या किसी से भी आप मिलते हैं तो आपकी मेमोरी में इतनी भरी हुई होती है, यानी कचरा भरा हुआ रहता है। आप कभी भी मिलते हैं तो पहले से ही सामने वाले के बारे में आप अपनी धारणा बना लेते हैं कि वो इंसान ऐसा है। लोग कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, पर इनका कहना था ये गलत है कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन में इंसान के बारे में नहीं जान सकते हैं। आप एक नई सोच, नई समझ, नई धारणा के साथ आप उससे मिलें, फिर आप समझें कि सामने वाला कैसा इंसान है। कि आप अपने दिमाग को खाली रखें। यानी दिमाग जो है, पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर इनका कहना था दिमाग खाली ही रहना चाहिए। अगर दिमाग खाली होगा तभी तो आप उसमें अच्छी चीज़ों को भरेंगे। आप हमेशा कचरा भर के रखेंगे तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा और आपके जो नॉलेज है वो नॉलेज जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, अच्छी चीज़ें नहीं रहेगी, अब फिर फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में भरी रहेगी। उनका ये कहना था। सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में क्या कहना है? हर रिलीजन दुनिया का ये सिखाता है, आपको अपने अंदर के कट्टरपन को दूर करने के लिए, आपके अच्छाई को बढ़ाने के लिए कहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने इन चीज़ों को अपनाया, भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को प्राप्त किया। पर आप कहते हैं कि ये तो अनुशासन जो है, यानी डिसिप्लिन के भी खिलाफ थे। ये कहते थे डिसिप्लिन भी ये गलत है, आप किसी को रोक नहीं सकते किसी चीज़ से। रिलीजन को कैसे मानो? यानी डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़, अगर इंसान का दिल क्या चाहता है, यानी उसकी आत्मा क्या चाहती है, आप किसी की चाहत को रोक नहीं सकते। इसलिए डिसिप्लिन जो है ये गलत है। आप हर इंसान को छोड़ दें अच्छे बुरे की तमीज़ को जानने के लिए कि इंसान क्या कहना चाह रहा है और क्या चाहता है, वो ये दोनों में फ़र्क है। अकेलापन के बारे में उनका क्या कहना था? बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि अकेलापन क्या है, मैं बहुत अकेला हूँ, लोनलीनेस, ये चीज़ महसूस करता हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने बताया कि अलोननेस एंड लोनलीनेस सब में फ़र्क है। इनका कहना था कि कई लोग जो भीड़ में रह के भी अकेले हैं, यानी ये बहुत बड़ी शायरी है कि जो इंसान भीड़ में रह के भी अकेला है और जो इंसान अकेला है पर भीड़ में है। यानी आप ऐसा चीज़ करें कि भीड़ में रह के भी आप अकेले रहें।
यानी आप हर चीज़ों से घिरे रहें, आप अलोन नहीं हैं, आपको सबके साथ रहना है। अकेलापन ये गलत है। अलोन का मतलब ऑल विद वन, यानी कि आप सबके साथ हो, सबके साथ आप रहो, ये इनका कहना था। ऑन सफरिंग, उनका कहना था सफरिंग के बारे में। लोगों ने क्वेश्चन किया कि सफरिंग के बारे में आपका क्या कहना है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि पेन एंड सफरिंग में बहुत फ़र्क है, दर्द और सफ़र। दर्द इंसान को जब चोट लगती है या ज़ख्म होता है तो इंसान को माइंड जो है वो सिग्नल भेजता है और कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ चोट लगी है, तब जाके उसे दर्द का एहसास होता है। पर सफरिंग, इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ों से, इमोशन से वो सफ़र कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा वो अपने ईगो से सफ़र करता है। इंसान का ईगो सबसे बड़ी चीज़ होती है। इंसान हर चीज़ से सफ़र कर रहा है, उसको अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागृति लाने की ज़रूरत है। मेंटल, फिज़िकल विथ इमोशन, सारी लड़ाई सिर्फ इमोशन की है कि आप अपने इमोशन को, पेन से आप कैसे बाहर कर सकते हैं। यानी इमोशन और पेन में कितना फ़र्क है। अगर इमोशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है और वो दर्द इंसान को महसूस होता है कि बहुत दर्द में है, पर वो इमोशन है। तो इंसान को अपने ज़रूर इन चीज़ों से उसे निकलना होगा, अपने इमोशन से बाहर निकलना होगा, तभी जाके वो दर्द यानी पेन और सफ़र में फ़र्क महसूस कर सकता है और इससे बाहर निकल सकता है। इंसान हर वक्त अपने आप से, समाज से, अपनी आत्मा से, यहाँ तक कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ रहा है। हर वक्त इंसान लड़ ही तो रहा है, क्योंकि हर इंसान अलग है। खुदा ने हर इंसान को अलग बनाया है, उसके नज़रिए अलग हैं, उसकी सोच अलग है, उसके थॉट्स अलग हैं। तो हर इंसान पे जब चीज़ें थोपी जाती हैं तो वो मजबूर हो जाता है और परेशान हो जाता है, और कभी कभी इंसान का ईगो हर्ट होता है, और सबसे ज़्यादा इंसान का ईगो ही हर्ट होता है। अवेयरनेस के बारे में, यानी अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन, यानी जानकारी और आत्ममंथन में क्या फ़र्क होता है। जागृति में जागृत कौन है? उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर झांक कर देखो कि अवेयरनेस, थिंकर एंड थॉट सब एक ही चीज़ है। इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वर, देयर इज़ नो जज इन अवेयरनेस। यानी आप अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आप को पहचानो, पहले अपने आप को समझो, खुद को समझो, तभी आप दूसरे को समझा सकते हैं। यानी कि जो आत्ममंथन, इसी चीज़ से पहले ज़माने के बड़े बड़े लोग आत्ममंथन करते थे, बड़े बड़े महात्मा, गुरु ये सब चीज़ें किया करते थे। वो खुद को पहले समझते थे, तभी फिर समाज में जागृति लाते थे। तो इनका यही कहना था। रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है? लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। यानी इंसान, दोस्त, साथी, ये तो सबको चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर आप रह नहीं सकते। पर फ़र्क पड़ता है तब आपके रहने का तरीक़ा कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, यानी जो जिस चीज़ में जान है और जो चीज़ बेजान है, दोनों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। जिस चीज़ में आप जान है उसके साथ आप क्या बिहेव कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि जब आप जिसमें जान नहीं है उस चीज़ों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। जैसे आपको गुस्सा आता है, बहुत चीज़ें आप उठा उठा के फेंकते हैं, लोग मारते हैं, अपने गुस्से में चिल्लाते हैं। तो इनका कहना था कि आप लिविंग थिंग के साथ वो बिहेव करते हैं, वो बिहेवियर कैसे, वही दर्शाता है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहता है। ये बहुत बड़ी सोच है, इसलिए ये सिर्फ इंसान है और ये एक इंसान की सोच है। वार, यानी यूथ पे आपका क्या ख्याल है, आपके क्या ओपिनियन है? तो आपके वार के बारे में क्या कहते हैं, ओपिनियन है? उन्होंने कहा कि ये आगे चलकर बहुत ही भयंकर रूप लेने वाला है, और उन्होंने सही कहा। आज देख लो, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, सीरिया, इराक, ईरान, एवरीवेयर। यानी सबसे बड़ी जड़ इनका कहना था कि पॉलिटिशियन एंड प्रीस्ट, ये दो चीज़, ये दो लोग ऐसे हैं, अगर ये समाज में नहीं होते तो हमारा समाज कुछ और होता और दुनिया में कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं होता, सारा इंसान शांति से चुपचाप रहता। पर ये दो लोग ऐसे हैं जो इंसान को चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से दुनिया में सब तरफ लड़ाई, झगड़े और वॉर हो रहे हैं। यू कैन नॉट स्टॉप वॉर। एक इंडिविजुअल किसी को इंस्पायर कर आपको रोक नहीं सकता, यानी एक इंसान कैसे कुछ कर सकता है। हर इंसान की सोच को बदलना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है।
सिर्फ एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और फिर डर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आपके हिसाब से डर क्या है? लोग कितने अनजान हैं कि वो फंडामेंटल फियर से डरते हैं। यानी कि एक है धन, दौलत, पैसा, चाहत, रिलेशन, ऐसी चीज़ें हैं जो आज़ादी, ग़ुलामी, ये सब को खो जाने का उनको बड़ा डर है। जो चीज़ उनकी नहीं है उनसे वो बहुत डरते हैं। और जो असली चीज़ है वो है मौत। यानी जो मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता कि मरने के बाद क्या होता है। तो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ लोग धारणा बनाते हैं कि उसका डर नहीं है। हर इंसान रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का ही डर है। यानी उसको ऐसा लगता है कि वो मुझे या तो प्राइज़ मिलेगा या मुझे सज़ा मिलेगी, और इंसान डर रहा है आगे बढ़ना, मैं पीछे रह जाऊंगा। एक रेस के पीछे, एक लंबी रेस चल रही है, हर चीज़ों की रेस चल रही है और इंसान उसके पीछे भाग रहा है। थर्ड फैक्टर है यानी लव एंड रियल लव। उसके लिए आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है। यानी जो लव है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का टाइम है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ऑन बोर्डम एंड इंटरेस्ट, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं तो आप ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करेंगे। उनका कहना था कि ये बिल्कुल सही नहीं है। बेचारे इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए बोर्डम क्या है और इंटरेस्ट क्या है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनके लिए इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि उनको तो उनके पास सब कुछ है, और किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट आएगा ये उन पर डिपेंड करता है। जो इंटरेस्ट होगा तभी वो कोई काम करने वाले हैं। और जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, यानी उनको तो सुबह से शाम तक रोटी बटर, ब्रेड बटर के लिए लड़ना है, सुबह कुआं खोदना है, पानी निकालना है और पीना है। रोज़ की यही ज़िंदगी है उनकी, और यही समाज है, उसमें जी रहे हैं अपने बॉडी। तो इनका कहना था कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं तो अपनी बॉडी को आप रीजनरेट करें और इन्हें अच्छे ढंग से पेश करें, तभी जा कर के आप, ये बोर्डम है यानी बोरिंग चीज़ें, ये बड़े लोगों के लिए है। गरीब लोगों को क्या पता कि बोर क्या होता है, कि आई एम बोर, वो नहीं जानते। वो तो हर चीज़ें जो उनको पसंद हो या उनको पसंद नहीं हो, वो सारा काम वो करते हैं। तो ये ऑन गॉसिप के बारे में उनका क्या कहना है? यानी कि गॉसिप, तो गॉसिप भी एक हेल्दी गॉसिप होनी चाहिए। लोगों ने ऐसा बना दिया है कि भाई हम तो गॉसिप करते हैं। उनका कहना था गॉसिप एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये एक तरह का ये बहुत दिमागी कीड़ा है। गॉसिप बिल्कुल भी लोगों को नहीं करनी चाहिए, अच्छी हो या बुरी। यानी गॉसिप एक तरह का जो बोलते हैं बैक बाइटिंग या बीचिंग ही है। आप गॉसिप करने के बजाय न्यू आविष्कार, नई खोज, नई सोच में लगाएं। आप ऐसा कुछ काम करें जो एक नई धारणा को पैदा करें, लोगों में, समाज में एक जागृति लाएं। आप जो गॉसिप करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं और इसकी बातें उधर, उसकी बातें इधर, वहाँ की बातें इधर, ये सब जो आप करते हैं ये आप बंद करें। गॉसिप गलत है और आप जो है नई खोज करें और एक आविष्कार में अपना ध्यान लगाएं। तो ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 करती हूँ। धन्यवाद।